हाँ जी क्लास, आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करना है एक बॉक्स के अंदर, फिर नेक्स्ट बॉक्स में आपने n का स्क्वायर रूट लेना है, फिर उससे नेक्स्ट में आपने स्क्वायर रूट जो आता है उसको SD से डिवाइड कर देना है, और लास्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब आपका आंसर ठीक आएगा। क्लियर? जी मैम। जी मैम। ये जी सीक्वेंस मैम। फॉलो करें। अगर आप ये सारा कुछ एक ही दफा करने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस भी इकट्ठा करें, मल्टीप्लाई भी और डिवीजन भी, फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास 2 सैंपल टेस्ट है, ठीक है, उसके फार्मूलाज भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एसपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एसपी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको मीन को इन सारी वैल्यूज में से माइनस करना पड़ेगा, इक्वल ये वैल्यू माइनस मीन, ठीक है, इक्वल, ठीक है, ये चीज आ गई। फिर आपने क्या करना है, इक्वल ये वैल्यू माइनस मीन, ये वैल्यू आ गई। मैम इसमें हम उसे ड्रैग नहीं कर सकते? ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू लिखें माइनस, फिर आपको ये बाय हैंड लिखनी पड़ेगी। उसकी रीजन आपके पास ये है क्योंकि आप जो है वो अगर ड्रैग करते हैं ना तो वो कंसेक्टिव वैल्यूज को कॉपी करता है। अगर आप एक फिक्स वैल्यू में से माइनस करना चाहते हैं तो वो आपको खुद से लिखनी पड़ती है, ठीक है, वरना वो क्या मतलब करेगा, ये सारी कंसेक्टिव रीडिंग्स 19.64। को फॉलो कर लेगा अगर आप इसको लिखेंगे नहीं। मैम अगर हम ये स्टार्ट में लिख देते हैं 19.64 तो फिर हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, स्टार्ट में कैसे? जहाँ पे ये हाँ ठीक ठीक है, 0.46 ठीक लिखा कह हुआ रहे है। हैं, ठीक ठीक कह रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूं फिर माइनस किया जा सकता है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। असल में जो ओके आप मैम। ड्रैग करते हैं ना वो कंसेक्टिव वैल्यूज को फॉलो कर रहा होता है। मैं ड्रैग करूंगी ना वो इसमें से इसको माइनस करेगा, इसको माइनस करेगा, ये वाली चीज नहीं करेगा, ठीक है। और वो जो ओके आप मैम। बता रहे हैं उसका मतलब ये है कि 19.64 मैं यहाँ पे लिखूं फिर इसमें से इसको माइनस करूं, फिर हाँ वो कंसेक्टिवली इसी को फॉलो करेगा, लेकिन फिर आपको इन सब बॉक्सेस के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। सब बॉक्सेस में लिखेंगे तब उसको कॉपी करेगा। आप बस ये याद रखें कि अगर आपकी सिंगल वैल्यू है जिसको आप सब में से माइनस करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका ये है कि उसको बाय हैंड टाइप कर दें, एरर का चांस मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ मैम। यहाँ पे मैंने माइनस किया था ना, अब मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ। अगर मैंने एक दफा बाय हैंड लिख दिया फिर मैं उसको ड्रैग कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, इस आंसर का स्क्वायर लेना है, इक्वल, ठीक है, ये शिफ्ट, ठीक है, फिर इसी बॉक्स को लेना है, एंटर, ये आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएं, ये देखें ये आपके पास सबका स्क्वायर आ गया। अब इसी का आपने सम भी लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज चाहिए समेशन, ठीक है। इसका सम कैसे लेंगे आप स्क्वायर का, उसके लिए आप क्या करेंगे, सम, ये सारे स्क्वायर सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये आपके पास सम आ गया, ठीक है। अब ये एक्चुअली आपके पास क्या आया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके पास आया है, ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। इसको आप बेशक बाय हैंड अलग से नोट करते जाएं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंसर्ट करें, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लें, ठीक है, ये वाली आपने वैल्यू ली है, और फिर आपने इसका सम लिया है, ठीक है। सम लिया है तो आप कैसे इसको लिखेंगे, इंसर्ट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ये आपको समेशन नजर आ रही होगी, सम लें फर्स्ट वाला, इधर से इस वैल्यू को उठाएं, इसके अंदर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इधर से ये बॉक्स अब बेशक डिलीट कर दें, यू डोंट नीड इट, नो, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ गया 2.305, ठीक है, एक वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सेकंड जो आपका ग्रुप है उसके साथ भी सेम फंक्शन करना है। पहले आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट बॉक्स लेना है, माइनस इसमें ये मीन जो है ये टाइप कर दें 19.238, एंटर,
ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ले लें, ये सॉरी ड्रैग कर दें, इसको ड्रैग कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर ले लें, फर्स्ट बॉक्स इनटू फर्स्ट बॉक्स, एंटर, ये आपके पास मैम स्क्वायर। इसमें ये एक बॉक्स में -19.238 लिखा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे मैम ये असल में यहाँ पे दूसरी वैल्यू नहीं थी ना, इसलिए उसने इसको जो है वो एक्यूरेट नहीं, यहाँ पे वैल्यू थी नहीं ना, असल में यहाँ तक ड्रैग करना ही नहीं था, आपने जहाँ तक वैल्यू थी वहीं तक ड्रैग करना था। ओके मैम। यहाँ पे भी वैल्यू नहीं है, जो जहाँ पे वैल्यू नहीं है आप उसको खाली छोड़ दें। ये आपके पास आ गए आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सम लेंगे इसका, क्योंकि अब आपको इसका भी, इसकी भी समेशन चाहिए, ठीक है। इसका सम अगर आप लेते हैं वो आपके पास क्या आएगा, SUM, वैल्यू सेलेक्ट करें, बॉक्स क्लोज, दिस, ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ये समेशन आ गई आपके पास इसकी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों का सम लेना है, ठीक है, इन दोनों का सम लेना है, इसका और इसका, फार्मूले को देखते जाना है आपने पहले, इसका और इसका आप सम लेंगे, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, N1 + N2 - K, इसका आंसर 9 आया था आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करें कि पहले आप ले लें इंसर्ट, अब ये जो मैं एडिशनल बॉक्स ऐड कर रही हूँ ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपने ये वाली चीज लेनी थी, ठीक है, अंडर रूट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ये आपका अंडर रूट है, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी दोनों वैल्यूज लिखें जिनको आपने माइनस करना था, ठीक है। एक है आपके पास 2.305, दूसरी है आपके पास 0.4188, ठीक है। और इसको डिवाइड आपने करना है 9 से, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आई थी आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या करना पड़ेगा, पहले तो SP आपने लेना है, ठीक है। उसके लिए आपने इन दोनों को ऐड करना है और 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे, इक्वल दिस प्लस दिस, सॉरी ये नहीं था, गलत हो गया, आपने क्या करना है, मैं आपको दोबारा कर देती हूँ, इक्वल ये वाली वैल्यू आपको चाहिए थी, ये वाली समेशन प्लस ये वाली समेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास आंसर आ गया, इतने पार्ट का आंसर आ गया। अभी आपने अंडर रूट नहीं लिया, इसी का स्क्वायर रूट आपने लेना है, इक्वल स्क्वायर रूट SQ, ये देखें स्क्वायर रूट में ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करें, बॉक्स क्लोज, ठीक है। ये जो आपके पास आंसर है ये SP का आंसर है, ठीक है। इसको कॉपी करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, SP के आगे पेस्ट स्पेशल में जाके। अब ये आपने जो पीछे किया है, जो मैंने आपको करके दिखाया है, ये क्या थी, ये आपके पास थी ये आपका रफ वर्क था, ठीक है। आपका मेन आंसर जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो आपका मेन आंसर है वो आपने इसके अंदर यूज करना है, ठीक है। अब x1 और x-2 बार जो है, इतना पार्ट आपने अलग सॉल्व करना है और इतना पार्ट आपने अलग सॉल्व करना है, तब आपका ठीक आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ में। अब मुझे बताएं, इस फार्मूले को अगर मैंने फॉलो करना है, ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, पहले मैम ये मीन माइनस होगा x1 और x2। दोनों के मीन माइनस कर लेती हूँ मैं रफ में, ठीक है। रफ में मीन माइनस कर लें, ठीक है। एक मीन है आपके पास ये, माइनस दूसरा मीन है आपके पास ये, ठीक है। और इसको आपने डिवाइड किससे करना है, SP से। यस, x1 - x2 को अब आप डिवाइड करेंगे SP से, ठीक है। SP की वैल्यू भी है आपके पास, ठीक है। तो पहले ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करें, डिवाइडेड बाय SP की वैल्यू, ये भी आ गया आपके पास। अब इतना पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है, अब आपको ये वाला पार्ट चाहिए। अच्छा, इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ रीडिंग्स है वो आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है। तो N1 जो है वो 6 था, ये 5 था, 6 × 5 क्या होगा 30,
ठीक जी है। मैम। और 6 + 5 क्या होगा? 11 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे n1 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आया था 30 डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करने से आपके पास आया था 11। ये चीज आ गई। अब इसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आना है। ठीक है, इक्वल, ठीक है, स्क्वायर रूट, इसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए था। ये आपने स्क्वायर रूट का आंसर भी आपके पास आ गया। अब ये SP और ये वाला स्क्वायर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए t के लिए। आपको अब कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? एक ये और एक ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो t स्कोर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ पे आके t स्कोर के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट बॉक्स ये स्टार, सेकंड बॉक्स ये, इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.432। ठीक है, ये आपका टी स्कोर है जिसको आपने अपने टी टेबल से मैच करना है। ठीक है, वहां पे जब आपने इसको मैच किया था, ठीक है, तो आपके पास जो है ये 2.26 जो है इसका आंसर आया था, जो कि ग्रेटर था आपके पास टी से, तो आपने उसको डील कर लिया था। क्लियर? मैम एक बात पूछनी है। हाँ जी। ये जो आपने x के ऊपर बार बनाया हुआ है, ये बार कहाँ से बनाया और ये एक्सपोनेंट्स कैसे लिखे हुए हैं और स्क्वायर कैसे लिखा हुआ है? ये कहाँ? यहाँ तो ऑप्शन शो ही नहीं होता। ये वाला या ये वाला? मैम ये जो टेस्ट मेथड xi और यहाँ पे x बार लिखा हुआ है, ये बार नहीं, कैसे आपने लगाई है? मैं कह रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स में पूछ रही हैं या फिर ये वैसे जो लिखा हुआ है कलर्ड इसमें? मैम टेबल में पूछ रही हैं, टेबल के अंदर। टेबल ये में। वाला? अच्छा, इसके लिए ना आपको एक स्पेशल जो है वो ऑपरेशन करना पड़ता है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये इंसर्ट में जाएं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको लें और एक बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर दें। ये चीज ठीक। है। अब यहाँ पे इक्वेशन टाइप हो जाएगी आप। यहाँ से xi ले लें माइनस x बार ले लें, xi ठीक है, ये xi और ये x बार। ठीक है, अब ये आपका लिखा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लोज करें, अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करें। ठीक है, इसको उठा के आपने क्या करना है कि अपने रिक्वायर्ड बॉक्स में ले जाना। ये ले गए हैं, यहाँ पे जाके ना आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये है आपके पास आउटलाइन, इसको कर दें नो आउटलाइन, तो ये देखें ये आपके बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ओके। समझ आ गई? अच्छा, अब इसकी समझ आ गई है आपको? अच्छा, जैसे आपके पास एफ टेस्ट को डायरेक्ट करने का मेथड था, इसको भी डायरेक्ट करने का मेथड है। जैसे एफ टेस्ट को आपने डायरेक्ट किया था, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपके पास ये वाला आंसर आता है। ठीक है, वो जो आपने कैलकुलेशंस की हैं वो आपके पास डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट करने का मेथड भी बता दूं? यस मैम बता दें। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे पहले डाटा एनालिसिस की थी ना आपने, उसी तरह डाटा में जाएं, डाटा एनालिसिस में जाएं। ठीक है, यहाँ से आपने टी टेस्ट आपको नजर आएगा एक जगह पे, टी टेस्ट 2 सैंपल। ठीक है, एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस। इक्वल वेरिएंस आप एज्यूम नहीं कर रहे, आप डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे, वो जो इक्वल का मतलब ये है, वो जो पीछे हमने नल हाइपोथेसिस लिया था, जिसमें हमने कहा था दोनों मीन इक्वल है और एक हमने अल्टरनेट लिया था, तो इक्वल हम नहीं ले रहे, हम अनइक्वल ले रहे हैं। ठीक है, तो अनइक्वल वाला आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। ओके, फर्स्ट जो आपका सैंपल 1 है उसको सेलेक्ट करें।
ये सैंपल 1, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। इधर आए, सैंपल 2 सेलेक्ट करें, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, आउटपुट रेंज आपने लेनी है, ठीक है, उसके लिए कोई भी आप बॉक्स सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपको आंसर चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें या यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, न्यू वर्कबुक, ये 0.05 इसमें पहले से लिखा होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू, इसको आपने नहीं छेड़ना। ओके, ये देखें आपके मैम पास। इसमें आउटपुट रेंज नहीं करनी, जी, इसमें आउटपुट रेंज को चेक नहीं करना। आउटपुट रेंज नहीं, उसको चेक नहीं करना। असल में वो क्या है कि आपका, आप वो बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको आंसर चाहिए। अच्छा, ये जो आंसर आया आपको नजर आ रहा है? लोडिंग हो रही है मैम अभी तो। आप मैम लोगों न्यू को वर्कशीट पे चल गया। न्यू वर्कशीट पे चला गया, एक मिनट, ये देखें, आप नजर आ रहा है? यस मैम। ये आपके पास देखें वही चीजें जो आपने कैलकुलेट की है, मीन भी खुद ही कैलकुलेट हो गया, वेरिएंस भी खुद ही कैलकुलेट होगी, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक की 6 थी, एक की 5 थी, वो आ गई। जो हाइपोथेसिस नल था 0, ठीक है, वो आपने कहा कि वो आपका रिजेक्ट हो गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी 7 आ गई, ठीक है। आपके पास जो टी स्कोर है, ठीक है, वो 1.28 आ गया, जो कि स्मॉलर था टेबुलेटेड वैल्यू से। ये सारी रीडिंग्स जो है वो आपके पास एक ही बॉक्स में आ गई, ठीक है। तो आपको इन मैम दोनों में से जो इजी लगता है वो करने। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, दूसरा बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है। वैसे ये जो डायरेक्ट है ना, इसमें आपका टाइम सेव होता है, और असल में जो आपका आर्ट है ना, वो डायरेक्ट करने में है। डायरेक्ट कर तो आप लेते हैं, आंसर भी आपके पास आ जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे ये देखें, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए उसने DF लिखा हुआ है, टी स्कोर के लिए उसने टी स्टैट लिखा हुआ है, ठीक है, टी इज स्मॉलर देन टी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका टी स्कोर आया वो टेबुलेटेड वैल्यू से स्मॉलर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वरना ये वाला तरीका आसान है। समझ आ गई? यस यस मैम। मैम। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छे से। ये आपका टी टेस्ट था, जिसमें आपने 1 सैंपल टेस्ट भी देख लिया और 2 सैंपल टेस्ट भी देख लिया, ठीक है। अब ये आपने कर लिया है, ठीक है। अब आपने का ये टी टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने काई स्क्वायर टेस्ट करना है। थोड़ा सा सांस ले लें, फिर मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट करवाती हूँ, ठीक है। पहले मुझे ये बताएं कि कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? मुझे हर वक्त टेंशन होती है कि सामने आप नहीं बैठे हुए, पता नहीं समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही। मैम काफी है। काफी कैसे है? आज तो सुबान की काफी होगी है। सुबान ने आज 2 रोजे तो नहीं रख लिए एक साथ? नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन उसमें आप देखें कि आपकी वीक में एक ही क्लास है। अगर मैं ऐसे करूंगी तो आपका कोर्स नहीं कवर हो सकेगा। और मैम मिड का क्या चक्कर है, वो कब होने हैं? ईद के बाद ही एक्सपेक्टेड है, और ईद से पहले यानी मिड से पहले आपने ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अभी इसका एक लेक्चर और रहता है, और अगर मैं काई स्क्वायर टेस्ट नहीं करती तो एक लेक्चर ये इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। ये 2 लेक्चर बन गए, एक आपका आउटलायर बन जाएगा, उसके बाद एक आपने एनोवा टेस्ट करना है, वो आपका होगा, एक आपने स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है। तो देख लें, फिर हो सकता है लास्ट वीक में आपकी क्लासेस हो ही ना। लास्ट टाइम भी रमजान में लास्ट वीक में क्लासेस नहीं हुई थी। जी मैम, ये वैसे भी 8th वाला वीक चल रहा है हमारा। तो अगर आप ये टेस्ट कर लें तो आपको जो टाइम मिलेगा, यानी सपोज लास्ट वाले डेज में आपकी क्लासेस नहीं होती, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें फिर आप। जी आप लोगों का ना ये वाला, इस कोर्स में ये बड़ा प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी मैंने ये पढ़ाया था कि इसमें सिखाने वाली चीजें ज्यादा हैं और हफ्ते में क्लास एक है। मैम जी, जो आप कहते हैं प्रैक्टिस एंड रिसीव हुआ है असाइनमेंट, हाँ वो जी, वो आप शेयर कर सकती हैं, हम देख लें इस तरह से, क्या? मतलब कि वो अच्छी होगी ना असाइनमेंट, तो हम देखेंगे नहीं, कि किस तरह असाइनमेंट से। अच्छी है, यानी आप लोगों को, मुझे पता है कि मुझे आप लोगों पे ये है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कोशिश नहीं करते होंगे, कोशिश जरूर आप लोग करते होंगे,
ठीक है, लेकिन मैं ये बिलीव कर लूँ कि क्लास के 100% स्टूडेंट्स जो हैं उनकी A1 किस्म की असाइनमेंट और क्विज है, ठीक है, तो कहीं पे तो कोई खतरा है। देखें, टी टेस्ट में लगाऊं तो 99% तक तो आपका रिजल्ट ठीक आ सकता है, एफ टेस्ट लगाऊं 99% तक तो चांस है कि जो आपने किया है वो ठीक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई गड़बड़ है ना, 100% तो ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता। मैम कभी कभी मैम गलती से भी सही जवाब आ जाता है। गलती से सही जवाब, मैं ये नहीं कह रही कि आप, मैं किसी भी बच्चे को पर्सनली हिट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो किसी को भी पर्सनली इस तरह से नहीं जानती कि वो घर में कैसे काम कर रहा है, मैं उस काम को जानती हूँ जो आप मुझे सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपोज मैं सिर्फ आपको एक, मैम यानी अभी जो आपने असाइनमेंट्स का जी हाँ जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो खुद नहीं कर रहा, सपोज अगर कोई ऐसा है जो खुद नहीं कर रहा है, तो मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि वो खुद करे, ताकि उसको ये सारी चीजें उसको सीखने का मौका मिले। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, मैम हमारी जो कोर्स मैम है, हाँ, हमारे जो मिड है वो एक्सेल पे होंगे। अभी मैं जो है इसके लिए मैंने अभी HOD से रिक्वेस्ट की है, अगर वो इसको रिकमेंड करती हैं तो फिर, नहीं तो अगर मैम कुछ पार्ट जो है वो जरूर फिजिकल हो आपका, जाते हैं, तो फिर क्लासेस तो फिजिकल जाहिर हो है, जाए, फिर मैं उसके लिए जो, अगर क्लासेस फिजिकल हो जाती हैं तो फिर मैं कंप्यूटर लैब अरेंज करने की कोशिश करूंगी। जी नहीं मैम, मिट्स तो जैसे हैं वो तो ऑनलाइन ही होने हैं ना। ऑनलाइन होने हैं तो ऑनलाइन होंगे तो उसमें तो आप कर सकेंगे, वैसे ऑनलाइन के रिस्पेक्ट से आपका ये चैप्टर बड़ा सूटेबल है, जी मैम, क्योंकि सारा किया ही हमने एक्सेल पे है। एक्सेल पे किया है। और आप ये देखें कि मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आपने वो चीजें सीखी हैं जो लोग स्पेशल कोर्स करके सीखते हैं, अगर आपने वाकई सीखी हैं। मैम क्वेश्चन है, हाँ जी, मैम ये जो हम एक्सेल यूज कर रहे हैं ये केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री है, हाँ जी, अगर हम लोग स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक में करते हैं तो फिर भी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है, इससे मेनली अपनी रीडिंग्स को डील करना है, डाटा सेट को, तो डाटा सेट तो आपके पास ऑर्गेनिक में भी आ सकता है, कि अगर आपके पास एक टेबल आ गया है पूरा रीडिंग्स का, तो उसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए आपने इसको यूज करना है ना, तो वो आप ऑर्गेनिक में भी यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में भी। मैंने ये सारे टेस्ट अपने स्टूडेंट से फिजिकल केमिस्ट्री में भी अप्लाई करवाए हैं, ठीक है, तो सिर्फ इसका मैम नाम फिजिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री है, अप्लाई ये सब में हो सकता है। मैम फिजिकल केमिस्ट्री में तो मतलब जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें थेरीज हैं या जो लंबी लंबी डेरिवेशंस हैं, तो उसमें नहीं, ये आप जो एनालिटिकल जो आप केमिस्ट्री। 5th सेमेस्टर में एनालिटिकल, सॉरी 5th सेमेस्टर में जो आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें अप्लाई करेंगे। जो मेरे पास लास्ट अभी जो 6th सेमेस्टर है, जब ये लोग 4th सेमेस्टर में थे तो उनको मैंने ये पढ़ाया था, और 5th सेमेस्टर में अप्लाई करवाया था। आप इसको फिजिकल में 5th सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे, ओके मैम। ठीक है, मैम ये थर्ड जो सेमेस्टर आपने में तो कहा आपने था पढ़ा कि ही नहीं जो होता। हाँ सेकंड जी, हाँ जी, सेकंड असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो मेंशन करनी है, सेकंड असाइनमेंट हमारी सबमिटिंग हुई अभी। आप लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करवाई है मुझे। फर्स्ट करवाई मैम है मैम, हमने सेकंड में आपने क्वेश्चन 2 दिए थे, क्वेश्चन सेकंड 25 में और 6। मैं क्वेश्चन देती जा रही हूँ, और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूं, वो एक शीट ऐड करके ना अपनी एक्सेल शीट में उनको सॉल्व करते जाएं, फिर मैं एक ही दफा आपसे एज असाइनमेंट को सबमिट कर लूंगी। जी मैम। और अभी मैंने आपको कहा है कि ये जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप सबमिट, और मैं आपको बता रही हूँ क्लास के जो कुछ आप इस कोर्स में सीखेंगे, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कोर्स है, ये आपका हर जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये कर देती हूँ। अच्छा, मेनली आपने क्या करना है कि फार्मूलाज इसमें आपको देख के समझ आ जाते हैं, असल में वो क्या होता है कि वो जो प्लस माइनस करके आपने पूरी डाटा शीट बनानी होती है ना, उसमें आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी जो है ना अपनी आंखें जो है वो खुली करके रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है, इसका फार्मूला अगर आप देखें तो ये काई का साइन होता है, काई स्क्वायर। फार्मूला क्या है, ऑब्जर्व वैल्यूज है, ये काई स्कोर है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड आपकी ट्रू वैल्यूज होती है, ठीक है, उनको आपने दोनों को माइनस करना है, स्क्वायर लेना है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड करके सम करना है। फार्मूले की समझ आ रही है? मैम जी ये मैम। सारा कुछ चेक करके बाद में इनका समेशन लेना है।
बाद में समेशन लेना है एंड पे, ये सब कुछ करके एंड पे समेशन लेना। ओके मैम। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस डाटा के लिए आपको ये चीजें चाहिए, ऑब्जर्व वैल्यूज चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज चाहिए, उन दोनों का आपने माइनस करना है, फिर आपने उनका स्क्वायर लेना है, फिर उन ये जो स्क्वायर है इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड करना है, तो आपका काई स्क्वायर स्कोर आएगा। समझ आ गई? यस मैम। तो टेबल आपका इस फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा देती हूँ, इसमें आप रिलेशनशिप देख रहे हैं दो चीज़ों का, ठीक है। पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हमने दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखना है। अब पीछे जो आपने पढ़ा है उसको एक सेकंड के लिए अपने माइंड से आपने निकाल देना है, ठीक है। आपने समझना है कि आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट है, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो है ना वो हाइट फ्रॉम सी लेवल से ताल्लुक होता है, या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से उसका ताल्लुक होता है। जैसे आप कहते हैं कि मरी हिल्स जो हैं उनका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस जो है वो और है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन ज़मीन पे जो आपका ग्राउंड लेवल है, जो आपके मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे जैसे आप अर्थ सेंटर से दूर जाते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस आता है। उसकी वजह क्या होती है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। बात की समझ आई? यस मैम। अब मैंने जी क्या मैम। किया है कि उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा है कि दो चीज़ें मैंने ले ली हैं। ये मैंने एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल के, किसी इलाके की ज़मीन से बुलंदी कितनी है, ठीक है। अगर 210 आपके पास जो है वो कोई इलाका है, सपोज आपका सियालकोट है, ठीक है, उसकी 214 मीटर मेरा ख्याल है हाइट है सी लेवल से, ठीक है। तो वहाँ पे अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का 90, ठीक है। 5 एटमॉस्फेयर हो तो 60, 10 एटमॉस्फेयर हो तो 104, 5 एटमॉस्फेयर हो तो 95। ये आपकी रीडिंग्स है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऐसा इलाका हो जिसकी एलिवेशन 215 है, ठीक है, तो वहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर होगा 30, 5 एटमॉस्फेयर पे 50, फिर 51, फिर 20, फिर 220 पे भी मैंने ले लिया। अब मैं दो चीज़ें देखना चाहती हूँ। मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट है और एक मेरे पास एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल है, ठीक है। अब मैंने क्या चेक करना है कि क्या इस एलिवेशन पॉइंट सी लेवल का इस बॉइलिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक है या नहीं है। ये दो चीज़ें मैंने देखनी है यहाँ पे। उसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है कि मेरे पास जितनी भी रीडिंग्स हैं मैंने उनका कॉलम वाइज भी टोटल ले लेना है। जैसे मैंने इनका टोटल लिया है, इसका टोटल लिया है, इसका टोटल लिया है, इसका टोटल लिया, और रॉ वाइज भी टोटल ले लेना है। ये मैंने कॉलम वाइज टोटल लिया 90 + 30 + 30, 60 + 50 + 40, 150 के इक्वल था। एक मैंने रॉ वाइज टोटल ले लिया 90 + 60 + 104 + 95, ये 349। समझ आई? यस मैम। रीडिंग्स मेरे पास सिर्फ ये थी, बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर, 10 एटमॉस्फेयर, 15 एटमॉस्फेयर। ये जो सम लिया है ये मैंने खुद लिया है, ठीक है। रॉ वाइज भी सम मैंने खुद लिया है और कॉलम वाइज सम जो है वो भी मैंने खुद लिया है। अब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यूज लेनी है। ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज थी, मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यूज का भी एक ऐसे ही टेबल बनाना है। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यूज मैंने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? बिल्कुल ऐसे ही आपने एक और टेबल बना लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपने एक और टेबल बना लिया। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू लेने का एक फार्मूला है, टोटल रॉ टोटल प्लस कॉलम टोटल प्लस ग्रैंड टोटल। यानी यहाँ पे जो वैल्यू है आपने उसके रॉ का टोटल लेना है, उसके कॉलम का टोटल लेना है और ग्रैंड टोटल से उसको डिवाइड कर देना है। ये आपका ग्रैंड टोटल है। बात की समझ आई? मैम रिपीट कर दें। मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना ऑब्जर्व्ड, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखनी है 210 के सामने। ये 90 ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसी 90 की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए मुझे। बात की समझ आई? जी मैम। अब 90 की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है मेरे पास कि मैं इसी 90 की जो के सामने जो रॉ है उसका भी टोटल लूंगी और जो इसी के सामने कॉलम है उसका भी टोटल लूंगी और उसको ग्रैंड टोटल से डिवाइड करूंगी। 90 का जो मेरे पास रॉ का टोटल है वो 349 है और जो कॉलम का टोटल है वो 150 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी और टोटल क्या है, ग्रैंड टोटल 650, उससे डिवाइड करूंगी ऐसे। जी मैम। समझ आ गई? तो मेरे पास 90 की जो है वो क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरह मैं नेक्स्ट बॉक्स के लिए करूंगी 60 के लिए, उसका रॉ का टोटल कॉलम का टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी और ग्रैंड टोटल से डिवाइड करूंगी। ग्रैंड टोटल सबका सेम होगा,
इसी तरह मैं फिर क्या करूंगी, नेक्स्ट वैल्यू के लिए रो का टोटल, कॉलम का टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, 650 से डिवाइड करूंगी, मेरे पास 107.38 आ जाएगा। इसी तरह 1 बाय 1 जितनी भी रीडिंग्स हैं उनके सामने वाला रो, उसके सामने वाला कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, ग्रैंड टोटल से डिवाइड करूंगी, मेरे पास एक और टेबल आ जाएगा जिसके अंदर सब की एक्सपेक्टेड वैल्यूज मौजूद होंगी। इस बात की समझ आ गई? यस मैम। ये फार्मूला है आपके पास। जो भी बॉक्स, जिस भी बॉक्स की आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सपोज इसके सामने से रो का टोटल लें, इसके नीचे से कॉलम का टोटल लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें और 650 से डिवाइड करें। मैम अगर सिर्फ एक वैल्यू हो, एक वैल्यू के लिए पॉसिबल ही नहीं है। स्टैट्स आप हमेशा वहां पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे मल्टीपल रीडिंग्स हो। क्लियर हो गया? जी मैम। अब मुझे बताएं कि मैंने अब इस टेबल को बिल्कुल ऐसा टेबल बनाना है। इस जैसा टेबल बनाने के लिए आप मुझे यहाँ पे फर्दर क्या करना चाहिए? टोटल लेने चाहिए। सबके टोटल लेने चाहिए। रो के भी टोटल ले लूंगी मैं, कॉलम के भी टोटल ले लूंगी। ठीक है, तो जब मैं रो और कॉलम के टोटल लूंगी तो मेरे पास ये टोटल भी आ जाएंगे। ऐसे भी मैंने कॉलम वाइज भी टोटल कर लिया, रो वाइज भी टोटल कर लिया, मेरे पास 2 बॉक्स आ गए। अब मेरे पास ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो दोनों आ गए। अब मैं क्या करूंगी, वही वाला टेबल जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज सबसे पहले लिखूंगी, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू और फिर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये देखें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है फर्स्ट बॉक्स की 90, एक्सपेक्टेड वैल्यू 80.53, दोनों को माइनस करना है मैंने। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड वैल्यू लूंगी और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, वो भी नोट कर ली, थर्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसी तरह करते करते मैं सारी वैल्यूज जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी ले लूंगी और सारी ऑब्जर्व वैल्यू सब बॉक्सेस के लिए 1 बाय 1। फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद 95 तक आने के बाद आपने 30 पे आ जाना, फिर 50 की एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू, इसकी एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व, इसकी ऑब्जर्व, 20 के बाद फिर आपने 30 पे आ जाना, और जितनी आपके पास ये 12 रीडिंग्स है ना, सब की आपने ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यूज इस तरह से ले लेनी है। समझ आ गई? यस मैम। जी मैम। फिर आपने क्या करना है, ये जो रीडिंग्स है ना, इनको सामने इसके माइनस करते जाना है। फर्स्ट वैल्यू की ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड को माइनस करें, सेकंड की ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड माइनस करें, थर्ड की ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड माइनस करें। ठीक है, फिर जो आपका आंसर आता है उसका स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद सबको के स्क्वायर को उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड करते जाएं। ये टेबल बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये टेबल आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका आंसर है इसका सम ले लेना है। ये आपका काई स्क्वायर का आंसर है। इस बॉक्स का सम काई स्क्वायर का आंसर है, लास्ट वाले कॉलम का। समझ आ रही है? जी मैम। यस यस मैम। ये आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इसको टेबुलेटेड वैल्यू से आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए आपको। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास n-1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने का एक और फार्मूला है। वजह यह है कि आपके पास मल्टीपल रीडिंग्स हैं और टेबुलेटेड फॉर्म में है। आप क्या करेंगे, n-1 आपका किसके इक्वल होगा, कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1, टोटल नंबर ऑफ रोज -1, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन। कॉलम आप देखें तो 1 2 3 4 कॉलम है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 4। क्लास आपने याद रखना है कि आपने फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ना, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, वहां से कॉलम और रोज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 - 1। उसके बाद मैं लूंगी रोज। ठीक है, रोज है मेरे पास 3, 1 2 3, 3 - 1, 4 - 1 कितना होता है, 3 3, और 3 - 1 2, 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ आपके पास 6। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपका टेबल है। ठीक है, 6 के साथ आप वैल्यूज को कंपेयर करते जाएं। ये पूरा टेबल है। ठीक है, ये गूगल से आपको ना सारे टी टेबल, एफ टेबल जो है ये आपको मिल जाएंगे, लेके सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि आप ये यहाँ पे चेक करती जाएं, ये 6 है, 6 के सामने देखती जाएं आपका आंसर क्या आया था, 0.42 समथिंग आया था मेरा ख्याल है। आप देखते जाएं कि 42 यहाँ पे कहाँ, नहीं 18.01, सॉरी 18.01, ये देखें, ये अप टू 0.005% जो है वो एक्यूरेट है।
अप टू 0.55% जो है ये एक्यूरेट है। ठीक है, असल में मैंने टेबल इसका सर्च किया है, काफ़ी मुझे डिटेल में मिला नहीं है। ये पी क्लैरिफाई नहीं कर रहा ये परसेंटेज में दे रहा है वो या डिग्री ऑफ फ्रीडम में दे रहा है। आप ये टेबल ज़रा इसको केयरफुली नोट कर लीजिएगा, सारे टेबल सेव कर लें गूगल से सर्च करके, या फिर आपके पास जो मैंने आपको बुक सेंड की हुई है ये जीटी क्रिश्चियन की, उसके अंदर भी ये टेबल्स अवेलेबल है, वहां से ले लें तो हो जाएगा क्लास। मैम अभी तक तो 2 ही टेबल हमने ऑब्जर्व एफ टेबल किया ना। लेना है, टी टेबल लेना है, ठीक है, और साथ में आप लेना है ये काई स्क्वायर का टेबल। ओके मैम। ठीक है, जो आपके टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है ना उसके लिए आपको टेबल चाहिए। अच्छा मुझे बताएं कि अब ये जो आपने 2 टेस्ट किए हैं दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है? काई स्क्वायर वाला आसान लग रहा है इसमें, क्योंकि आपने असल में देखे फार्मूला आपके सामने है, सिर्फ आपने उसको अंडरस्टैंड करके प्लस माइनस करना है। स्टैट्स में आपके पास यही होता है कि रीडिंग्स ज्यादा होती हैं, बस उनको अरेंज थोड़ा आपने केयरफुली करना होता है। ठीक है, इससे पहले भी आपने स्टैट्स पढ़ी हुई है, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो आपने पहले स्टैट्स पढ़ी है उसकी बेस पे आपका नॉलेज प्रीवियस थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब मुझे ये अब तो Excuse मुझे me, लग ma'am. रहा है हाँ जी मैम वो जो असाइनमेंट और क्विज हमने अपलोड करना था एलएमएस पे, हाँ जी